गाइस आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 हिस्ट्री का फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर 1 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज हम लोग देखेंगे जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसके साथ हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भाई साहब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करने वाले। पहला क्वेश्चन हम लोग का फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई थी। पहला परिस्थिति, लुई 16वां के शासन और कई बार युद्ध मारे झेलने में फ्रांस की आर्थिक स्थिति हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। और दूसरा पॉइंट, मजदूर विवास और किसान शोषण हो रहे थे। मजदूर महंगाई के मजदूरी का दर नहीं बढ़ रहा था। अगला तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, किसान की फसल कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई। खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी। ये हो गया हम लोग को तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है, तीसरे स्टेट प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे, बनाने कर दिए थे। इस समय कुछ दर्शन के विचार को निरंकुश शासन में पूरी फ्रांस के आंदोलन होने लगा। पूरा फ्रांस के आंदोलन होने लगा। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या करा, फ्रांसीसी समाज किन तबकों का फायदा मिला। कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजे के समाज किन समूहों पर निराश हुआ। किनको सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, किन के नतीजे से किसको ज़्यादा निराश से हाथ लगी। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, फ्रांसीसी समाज में तीसरे सब तबकों को क्रांति का फायदा हुआ। कुलीन वर्ग और को सत्ता छोड़ना पड़ा। जनता का समानता का वसूल थे। पादरी वर्ग का निराश हुआ, जिनके चर्च बंद कर दिया गया और चर्चों को भवनों को कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। इसमें पादरी और कुलीन का निराशा हाथ लगा। इस लोग को ज़्यादा तकलीफ हुआ इससे, क्रांति से। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या करा, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। 19वीं सदी और 20वीं सदी के लिए दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति बहुत सारे या निम्न विरासतें छोड़ गई। पहला विरासत इसमें क्या है, स्वतंत्र एवं जनावादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। विश्व के अधिकांश देश अंदर जहां इस तरह की क्रांति आवश्यक, इन्हें फ्रांस की क्रांति प्रेरक मिली। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला इसका पॉइंट हम लोग का, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति के प्रेरक हुई और विश्व पटल अमूल परिवर्तन हुआ। इसका अमेरिका और रूस इंग्लैंड में भी इसका कारण हुआ। चलिए चौथा पॉइंट हम लोग का क्या है। चौथा पॉइंट है, इस कारण के प्रेरक से विश्व के अनेक देश में सामाजिक राजनीतिक क्रांतिक आंदोलन हुआ। इस क्रांति को तानाशाही निरंकुश शासन का अंत और विश्व जमावन अपने अधिकारों के लिए रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित किया। उन जनवादी अधिकारों को सूची बनाइए जो हमें मिला हुआ है और जिनके उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। उनका सूची बनाने, जन्म अधिकारों को हम लोग को बनाने बोला है, जो हम जन्म से प्राप्त है और फ्रांसीसी क्रांति से इसका उदय संबंधित है। तो इसका हम लोग लिख देते हैं। उत्तर है जीवन की अधिकार। जीवन के अधिकार भी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानून बराबरी के अधिकार, स्वतंत्रता विधिमान की समानता और बंधुता का अधिकार। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकार संदेश में नाना अंतर्विध थे। क्या आप इस बात से सहमत है। चलिए इसका आंसर हम लोग देते हैं अपने वाक्य में। सार्वभौमिक अधिकार को संदेश वास्तविक में अंतर विरोधी से घिरा था। मनुष्य और नागरिक अधिकार की घोषणा में कई आदर्श संगठित थे। उदाहरण के लिए कानून केवल समाज की हानिकारक कार्रवाई को रोकने के लिए यह अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्ति को खिलाफ अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था।
इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। थोड़ा जूमिंग हो गया है। घोषणा में यह कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा के अभिव्यक्ति सभी नागरिकों को इस गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान है। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, लगभग 3 लाख पुरुष और महिलाओं को जो 25 वर्ष से कम अंतर्गत थे उन्हें वोट देने के अधिकार की अनुमति नहीं थी। जो 25 वर्ष की उम्र में कम थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। अगला पॉइंट इसका हम लोग क्या लिखेंगे। अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों के लिए सीमित और संविधान अमीरों के लिए उपलब्ध था। एक संविधान किसके लिए उपलब्ध था? ये संविधान अमीरों के लिए उपलब्ध था। चलिए अगला इसका पॉइंट हम लोग लिखते हैं। नेपोलियन के उदय कैसे समझा जा सकता है? नेपोलियन का उदय कैसा समझा था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म सन 1759 ईस्वी में रोमो सागर के द्वीप कोर्सल की राजधानी आसियो में हुआ था। कोर्सल का राजधानी कहाँ है? कोर्सल का राजधानी अजासियो में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामित्व था। उनका प्रेरक की खोजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की तथ्यपश्च वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट थोड़े ही समय फ्रांस का सम्राट बने। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस की शांति व्यवस्था स्थापित की। फ्रांस में शांति व्यवस्था किसने स्थापित की थी? फ्रांस में शांति व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट ने स्थापित की थी। तो गाइस आज के लिए हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था। तो आज परीक्षा की दृष्टि से हम लोग महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न लुई 16 कब फ्रांस पर आसीन हुआ? लुई 16 1774 में फ्रांस की राजा बना। तब इसकी उम्र कितना था? उसकी उम्र थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। उसकी उम्र 20 वर्ष था। 20 वर्ष उसकी उम्र 20 वर्ष था। तो अगला क्वेश्चन ऐसे हम लोग आगे करते हैं, देखते हैं। दूसरा है लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उसकी उम्र क्या थी? लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उसकी उम्र कितनी वर्ष थी? 20 वर्ष थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुई 16 जब राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के क्या कारण थे? जब लुई 16 राजा बना तो वित्तीय संसाधन नष्ट हो गया था। इसका क्या कारण था? तो ये कारण बता देते हैं। लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उनकी वित्तीय संसाधन नष्ट होने के प्रमुख कारण लंबे समय तक युद्ध का चलना था। प्रमुख कारण क्या था? लंबे समय तक युद्ध का चलना। लिब्रे क्या है? इसके कब समाप्त कर दिया? यह लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया। फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? फ्रांस को राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र 21 सितंबर 1992 ईस्वी को घोषित कर दिया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हम लोग के लिए। चलिए अगला आप देखते हैं। किस पुस्तक में सरकार अंदर शक्ति विभाजन की बात कही गई? विच बुक ऑफ प्रोपोसेड अ डिवाइस ऑफ पावर विथ इन गवर्नमेंट? उत्तर है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? 18वीं शताब्दी में आप लोग जानते हैं फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। यहाँ से हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांसीसी समाज में कौन से स्टेट के लोग टैक्स अदा करते थे? इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट के लोग।
कर अदा करते थे। इस वर्ग के वयवासी वर्ग किसान एवं मजदूर लोग आते थे। चलिए अगला देखते हैं। टाइड और टाइल में क्या अंतर है? फ्रांस में धार्मिक को टाइड और प्रत्यक्ष को टाइल कहा जाता है। टाइड और टाइल दोनों क्या है? दोनों है हम लोग का कर। दोनों क्या है? कर। अगला देखते हैं। लुईस XVI कर बढ़ाने का क्या कारण था? लुईस XVI के कर बढ़ाने का क्या कारण था? ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। लुईस XVI के कर बढ़ाने के निम्न कारण थे कि पहला की जनसंख्या में वृद्धि, फ्रांसीसी सरकार पर कर्जा का बोझ, वित्तीय संसाधन में बार बार युद्ध की मार, बार बार युद्ध हो रहा था, ये इसका सबसे बड़ा कारण था। स्टेट जनरल क्या है? यह क्या कार्य करता था? स्टेट जनरल एक सरकारी संस्था है। नए कर मंजूरी के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है। यह नए प्रस्ताव पर अनुमति का कार्य करता है। नए कर के लिए इसकी बैठक बुलाई जाती है। इसका लास्ट बैठक 1614 में बुलाया गया था। उसके बाद लुईस XVI ने 1789 में बुलाया था। सन 1791 फ्रांसीसी संविधान में कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया? सन 1789 में कानून बनाने का 91 में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया। 1792 को आतंक का राज कहा जाता है। आतंक का राज भी कहते हैं। अगला देखते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लुईस XVI की मृत्यु कैसे हुई? न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोही आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। फ्रांस के इतिहास में किस समय का आतंक का युग कहा जाता है? किस समय का आतंक का युग कहा जाता है? आप लोग को बताना है। आप लोग को इसका आंसर बताना है। हम ऊपर में बताए 1900 इसको एरेज कर लेते हैं। 1791 से 1700 कितने बोले थे? यहाँ पर आप लोग को बताना है। इसका कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला देखते हैं। फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनाव के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने की मतदाता का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त लोगों देतिहासी चुका जो सक्रिय नागरिक उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त। महिला का मतदान नहीं कर सकती थी। महिला मतदान नहीं कर सकती थी। अगला देखते हैं। फ्रांस में सम्राट लुई XVI शासन सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक का आधार पर बटा था। इसमें से किसका मतदान का अधिकार था? 25 वर्ष की उम्र में पुरुष 3 दिन मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। इसके बाद शेष सभी पुरुष और महिला को के रूप में वर्गीकृत किया गया। लुईस XVI से कर लगाने की खबर कौन सी व्यवस्था ने लोगों के गुस्सा और बढ़ा दिया? तीसरे स्टेट। इसका हो जाएगा थर्ड स्टेट को। लुईस XVI को कर बढ़ाने के देख लेते हैं कि कर लगाने की खबर विशेषकर वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्सा और बढ़ा दिया। इसके कुछ विसंगन वर्गन विशेषाधिकार अधिकार दिया गया। इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। फ्रांस की क्रांति को दर्शाने के विचारों को किस प्रकार बार प्रॉब्लम हो जा रहा है, रुकिए। प्रकार आगमे में डालने के काम किया जाने का विचार को किस प्रकार जन धारण तक पहुंचाया जाता है? लुईस XVI के निरंकुश शासन जर्ज हो चुके ये भूख जनता महंगाई के मारे अमीर गरीब की चौड़ी खाई। और तो भाई साहब हम लोग मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए